नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा। आज आपको बीए पार्ट सेकंड भारतीय राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था शीर्षक भारतीय राज्य व्यवस्था की समस्या, भारतीय राज्य व्यवस्था की समस्याओं में हमने पहले की थी जो समस्या की थी आतंकवाद रूपी समस्या का आपने अध्ययन कर लिया। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जातिवाद। जातिवाद में हमने कई टॉपिकों का अध्ययन कर लिया कि जातिवाद के कारक कौन कौन से हैं, जातिवाद का राजनीतिकरण कैसे हुआ, जातिवाद के निष्कर्ष क्या है और जातिवाद का अंतःक्रिया के संबंध में राजनीतिक रूप क्या है, जातिवाद का दृष्टिकोण क्या है, जाति राजनीति से संपन्न है, जाति का परंपरागत और आधुनिक अर्थ को समझा और जाति का अर्थ और परिभाषा समझा। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा जाति और राजनीति में अंतःक्रिया सिद्धांतिक आता है। जाति और राजनीति, जाति और राजनीति में अंतःक्रिया, जाति और राजनीति में अंतःक्रिया उसके सिद्धांतिक आधार, सिद्धांतिक आधार। जाति और राजनीति में अंतःक्रिया के सैद्धांतिक आधार क्या है, ये हमारे चार सैद्धांतिक आधार हैं, या हम चार सैद्धांतिक आधारों की बात करेंगे। जाति और राजनीति में किस प्रकार का संबंध है, इस संबंध में चार प्रकार के विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रथम जो विचार है, यह कहा जाता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का संगठन जाति की संरचना के आधार पर, भारतीय जो सामाजिक ढांचा है वो जाति के आधार पर हुआ है, जाति के आधार पर कबीले है, जाति के आधार पर कुटुंब है, जाति के आधार पर राजनीति। राजनीति केवल सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मात्र है। सामाजिक संगठन राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करती है। भारत के जो सामाजिक संबंध है वो राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप करती है। पहला जो कारण है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का संगठन जाति के आधार पर है। दूसरा जो है, राजनीति के प्रभाव के फलस्वरूप जाति नया रूप धारण कर रही है, जाति का नया रूप सामने आ रहा है। लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत राजनीति की प्रक्रिया प्रचलित जातीय संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाते हैं जिससे संबंध पक्ष अपने समर्थन जुटा सके और अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सके। जिस प्रकार से जाति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है वह अपनी परिस्थितियों को ज्यादा मजबूत कर लेता है। जिस समाज में जाति को महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है, ये अत्यंत स्वाभाविक है कि राजनीति इस संगठन के माध्यम से अपने आप को संगठित करने का प्रयास करती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हम राजनीति को जातिवाद के नाम से पुकारते हैं, वास्तव में जाति का राजनीतिक है। दूसरा जो हमारा कारण है कि जातिवाद के परिणाम स्वरूप राजनीति नया रूप ले लेती है और राजनीति का जो रूप है वो जाति का राजनीतिकरण है। तीसरा है, भारत में जो राजनीति है वो जाति के इर्द गिर्द घूमती है। जाति प्रमुखतया राजनीतिक दल है, दल जो जाति की प्रगत है। यदि मनुष्य राजनीति की दुनिया में ऊंचा उठना चाहता है तो उसे अपने साथ अपनी जाति को लेकर चलना होगा। भारत में राजनीतिज्ञ जातीय समुदाय को इसलिए संगठित करते हैं ताकि उनको समर्थन मिल सके और समर्थ के बलबूते पर वो सत्ता प्राप्त कर सके। चौथा है, जातियां संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेती। इस प्रकार जातिगत भारतीय समाज में
जातियों में राजनीतिक शक्तियां बना दी। ये 4 सिद्धांतिक आधार है। एक तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था जाति पर आधारित है, दूसरा जातियां नया रूप धारण करके राजनीति कर लेती है, तीसरा भारतीय राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है, और चौथा जातियां संगठित होकर प्रत्यक्ष राजनीति में भाग लेती है। 4 है जाति और राजनीति के सिद्धांतिक आधार। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जाति के राजनीतिकरण की विशेषताएं। जाति के राजनीतिकरण की विशेषताएं। जाति के राजनीतिकरण की विशेषताएं। जाति के राजनीतिकरण की विशेषताएं क्या है, इनकी बात हमें करनी है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका उभरती विशेषताएं इस प्रकार से। प्रथम है, जाति व्यक्ति को बांधने का काम करती है। जातीय संघों, जातीय पंचायतों ने जातिगत राजनीति महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है। जाति पांति को समाप्त करने वाले आंदोलन अंततोगत्वा नई जातियों के रूप में मुखरित हुए, जैसे लिंगायत, कबीरपंथी और सिख आंदोलन स्वयं नई जातियां बन गई। दूसरा है, जाति की राजनीति की विशेषताओं में शिक्षा, शहरीकरण, उद्योगीकरण, आधुनिकीकरण में जातियां समाप्त नहीं हुई, अपितु उनमें एकीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला है और उनको राजनीतिक भूमिका मिली। तीसरी जो विशेषता है, राजनीति में प्रधान जाति की भूमिका का विश्लेषण किया जा सकता है। प्रधान जाति न केवल राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होती, बल्कि संख्या में भी गांव और इलाकों में ज्यादा होती है। जाति प्रधान अपनी संख्या के बल पर, अपने संख्या के आधार पर गांव और क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं, पंचायतों की राजनीति में सक्रिय होती है। यदि किसी राज्य विशेष में किसी जाति की प्रधानता होती है तो राज्य राजनीति में जाति का एक प्रभावक तत्व बन जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि जाति ही यह छूट हिंदुओं तक सीमित नहीं है। जाति की ये बीमारी हिंदुओं तक सीमित नहीं है, मुसलमान भी उसकी गिरफ्त से नहीं बच सकते। चौथी जो विशेषता है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जातिगत समुदायों का झुकाव राजनीति की ओर, जबकि ब्रिटिश शासन में भारत में एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली थी। सबसे पहले इनका ध्यान जनगणना कार्यालय की ओर गया, जहां जातीय समुदायों में सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के ध्येय को अपने संगठन का नामकरण कराना आवश्यक समझा। बाद में अपनी जाति के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए जातीय संघों ने प्रस्ताव पारित किए और शासन को अपनी मांगों के लिए प्रभावित करना प्रारंभ किया। यहाँ तक कुछ जातियों ने शैक्षणिक सुविधाएं, शिक्षण संस्थाओं में जातिगत आरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की। तमिलनाडु की वेनियर जाति के नेता पदाइची ने सी राजगोपालाचारी के मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी जातीय मांगों को से मानने से इनकार किया गया था। बाद में वे कामकाज मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, क्योंकि उन्होंने वेनियर की मांगे स्वीकार कर ली। पांचवी विशेषता ये है, निर्वाचन के दिनों में जातीय समुदाय प्रस्ताव पारित करके राजनीतिक नेताओं और दलों को अपने जातिगत समर्थन की घोषणा करके अपने हितों को मुखरित करते हैं। छठी विशेषता, जाति की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में उतनी नहीं है जितनी स्थानीय और राज्य राजनीति पर है। सातवां, जाति और राजनीतिक संबंध में स्थैनिक न होकर गतिशील है।
इस प्रकार भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण की 7 विशेषताएं हैं। जाति के राजनीतिकरण की कुल 7 विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। जयप्रकाश नारायण जो समाजवादी नेता थे, उन्होंने एक बार कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। हेरल्ड गोल्ड के शब्दों में राजनीति का आधार होने के बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला तत्व है। प्रोफेसर V.K.N. मेनन का कथन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा। मॉरिस जोन्स ने जाति के लिए राजनीतिक महत्व और राजनीति के लिए जाति की महत्व पहले की तुलना में बढ़ गई है। विनोबा भावे के अनुसार इसका प्रमुख कारण यह है कि नवीन संविधान में वैश्यक मताधिकार को अपनाया गया। इसलिए जाति का महत्व बढ़ गया है कि वैश्यक मताधिकार को अपनाने से जिन जातियों को यह लगता है कि हमारी संख्या अधिक है और हमारी संख्या अधिक है तो हम क्यों नहीं राजनीति में हावी हो सकते, क्यों नहीं राजनीति में भारी हो सकते। जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक परंपरागत पक्ष है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण से आधुनिक प्रभावों ने भारतीय समाज में धीरे धीरे प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। आधुनिक प्रभावों के फलस्वरूप वैश्यक मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रारंभ हुए और जातिगत संस्थाएं यकाएक महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि उनके पास भारी संख्या में मत थे और लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति हेतु इन मतों का मूल्य था। जिन सत्ता की आकांक्षा की, उन्हें सामान्य जनता के पास पहुंचने के लिए संपर्क सूत्र की आवश्यकता थी। सामान्य जनता को अपने पक्ष में मिलाने के लिए यह जरूरी था कि उनकी भाषा में बात की जाए, जो बात उनकी समझ में आ सके। जाति व्यवस्था इस बात को प्रकट करती थी। इस प्रकार पृष्ठभूमि में जाति की भूमिका राजनीति में अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती गई। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन हम कुछ बिंदुओं के तहत करें। उनमें पहला बिंदु है निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभाव भूमिका। पहला बिंदु है निर्णय प्रक्रिया में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका। निर्णय प्रक्रिया में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका। भारत में जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरण, संविधान में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान रखे गए, जिसके कारण ये जातियां संगठित होकर सरकार पर दबाव डालती है कि इन सुविधाओं को और अधिक वर्षों तक बढ़ा दिया जाए। अन्य जातियां चाहती है कि आरक्षण समाप्त किया जाए और इसका आधार सामाजिक आर्थिक स्थिति हो और उन्हें ही आरक्षित सूची में शामिल किया जाए ताकि वे इसके लाभ से वंचित न रह जाए। दूसरा है राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय। राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय। राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय।
राजनीतिक दल भी अपने जो निर्णय लेते हैं, राजनीतिक दल भी अपने जिन निर्णयों को लागू करते हैं, उसमें मुख्य बात यह देखी जाती है कि उस जाति का कितना प्रभुत्व है। भारत के सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी मनोनीत करते समय जातिगत गणित का अवश्य विश्लेषण करते हैं। कोचोनेक द्वारा अपने अध्ययन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र व राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में जातिगत आधार पर अनेक उदाहरण दिए गए। वस्तुतः यह स्थिति कम अधिक रूप से सभी राज्यों में रही है और साम्यवादी दल सहित सभी राजनीतिक दलों द्वारा इस जातिगत आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने की परंपरा व्यवहार में अपनाया गया। सन 1962 में गुजरात के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी की सफलता का राज उन्होंने क्षेत्रीय जाति का समर्थन छिपा हुआ था। हरिजन, मुसलमान, ब्राह्मण शक्तिपुंज बनाकर ही 1971 का आम चुनाव जीता था। मई 2007 में संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती ने अनुसूचित जाति, ब्राह्मण और मुसलमान का शक्तिपुंज बनाकर ही जीता था। कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों में जातीय आधार पर अनेक गुट पाए जाते हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विद्यमान। तीसरी जो भारत में राजनीति में जाति की भूमिका है वो है जाति के आधार पर मतदान। जाति के आधार पर मतदान व्यवहार। जाति के आधार पर मतदान व्यवहार। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, चुनाव अभियान में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है। प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को प्राय उकसाया जाता है ताकि संबंधित प्रत्याशी को जाति के मतदाताओं का पूर्ण समर्थन हो सके। उत्तर प्रदेश के चुनाव में चरण सिंह की सफलता का राज सदैव जाट जाति के मतदाताओं की एकजुटता पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, बिहार में लालू प्रसाद यादव अपनी जाति के नेता के रूप में 9वें दशक की राजनीति में उभरे। आगे चलकर कुछ सीमा तक अन्य पिछड़ी जातियों का भी समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। केरल के चुनाव में साम्यवादी और मार्क्सवादी दलों में वोट जुटाने के लिए, वोट लेने के लिए सदैव जाति का सहारा है। मतदान व्यवहार के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चुनाव के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या समस्या सामने हो तो फिर जाति के तत्व का प्रभाव कम हो जाता है। 1971 के लोकसभा चुनाव में, 1977 के लोकसभा चुनाव में, 1980 के लोकसभा चुनाव में, दिसंबर 1984 के लोकसभा चुनाव में यही स्थिति रही। 9वीं लोकसभा चुनाव में, 10वीं लोकसभा चुनाव में देखा गया कि बिहार के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य में जाति का तत्व अधिक और बहुत प्रभावशाली नहीं रहा। लेकिन इसके निदान, इसके विपरीत 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाति के तत्व में लगभग निर्णायक भूमिका रही। इस चुनाव में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों के बीच गठबंधन की स्थिति बन गई तथा इन गठबंधन ने सत्ता प्राप्त कर ली। अन्य पिछड़ी जातियों के साथ अनुसूचित जातियों के गठबंधन की स्थिति अल्पकालीन ही रही। 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे राज्यों में जाति के तत्व की भूमिका और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावशाली का भूमिका देखी गई। लेकिन इस आधार पर यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि जनता ने राजनीति में जातिवादी सोच को अपना लिया। इस स्थिति का एक बड़ा कारण यह है कि राजनीतिक दल जनता के सामने कोई मुद्दे प्रस्तुत नहीं कर पाए
और चुनावी राजनीति जातिवाद की सोच की दिशा में प्रेरित हुई, लेकिन इस सोच को अपनाना उचित नहीं होगा। लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहेगी। 15वीं लोकसभा चुनाव में जाति के तत्व की तुलना में सुशासन और विकास के तत्व की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। 16वीं लोकसभा चुनाव में 2014 में मतदाताओं को जातिवाद के बड़े पैमाने पर नकारा और बड़े पैमाने पर नकारने में खुशी हुई। इन चुनाव में जिन दलों ने जाति के आधार पर अपने पक्ष में वोट करने की चेष्टा की थी, वो पूरी तरह चुनाव हारे, पूरी तरह चुनाव में मात खाई। बसपा दलित वोट के आधार पर, बहुजन समाज पार्टी दलित वोट के आधार पर एक सीट भी नहीं जीत पाई। बिहार में जातीय समीकरण पर लालू प्रसाद यादव चुनौती नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी जातिगत समीकरण के टूटने के दूरगामी असर होगा। नेक्स्ट जो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका वो टॉपिक है मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। राजनीतिक जीवन में जातीयता का सिद्धांत इतना गहरा धस गया है, इतना गहरा फंस गया है कि राज्यों के मंत्रिमंडल के प्रत्येक समूह जाति का मंत्री होना चाहिए। यह सिद्धांत प्रांतों की राजधानियों में ग्राम पंचायतों तक स्वीकृत हो गया। प्रत्येक स्तर पर प्रधान जाति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यहाँ तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हरिजनों, जनजातियों, सिखों, मुसलमानों, ब्राह्मणों, जाटों और राजपूतों को किसी न किसी स्थान पर स्थान अवश्य दिया जाता है। नंबर 5, जातिगत दबाव समूह। जातिगत दबाव समूह। जातिगत दबाव समूह मेयर के अनुसार जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में उभर आई। प्रोफेसर जेसी जोरी के अनुसार जातिगत दबाव समूह अपने निजी स्वार्थों एवं हितों की पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं को जिस ढंग से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, उससे तो उसकी तुलना यूरोप और अफ्रीका में पाए जाने वाले ऐच्छिक समुदायों से की जा सकती है। अनेक जातीय संगठन समुदाय जैसे तमिलनाडु के नाडार जाति संघ, गुजरात में क्षत्रिय महासभा, बिहार में यादव सभा आदि राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगती। अपने अपने संगठित बल के आधार पर राजनीतिक सौदेबाजी भी करते। यद्यपि देश की सभी प्रमुख जातियां इस प्रकार से पूर्णतया संगठित नहीं किया जा सकता, मगर जो जातियां इस प्रकार संगठित नहीं हो सकी वो राजनीतिक सौदेबाजी में सफल नहीं हुई और अपने सदस्यों की आवाज उठाने के लिए उपद्रव तथा तोड़ फोड़ का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जाति और प्रशासन। जाति और प्रशासन। जाति और प्रशासन। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है। केंद्र और राज्यों में सरकारी नौकरियों और पदोन्नति के लिए जातिगत आरक्षण का प्रावधान है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थियों की भर्ती के लिए आरक्षण का प्रावधान मौजूद है। 8 सितंबर 1993 में केंद्र ने सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण लागू हो गया। ऐसा भी माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेते समय अथवा निर्णयों को क्रियान्वयन में प्रधान और प्रतिष्ठा और संगठित जातियों के नेताओं को प्रभावित हो जाती है। नंबर 7,
राज्य की राजनीति, राज्य की राजनीति में जाति, राज्य की राजनीति में जाति, राज्य की राजनीति में जाति। माइकल ब्रेचर के अनुसार अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति में जातिवाद का प्रभाव अधिक रहता है। यद्यपि किसी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभावों से अछूती नहीं है, तथापि बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में जाति राजनीति का अध्ययन तो जातिगत गणित के विश्लेषण से ही कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। जो जातिवाद का हमारा टॉपिक है, जातिवाद के टॉपिक में हमने जाति, आज जो हमने टॉपिक किया, पहला जो हमने किया वो जाति और राजनीति में अंतः क्रिया सैद्धांतिक आधार 4 पर कहा जाता है। दूसरा जो हमने टॉपिक किया वो जाति में राजनीतिकरण की विशेषताएं 7 टॉपिक होता है। तीसरा जो हमारा टॉपिक था भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, ये हमारे 7 टॉपिक है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया में जाति की भूमिका, राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय, जाति के आधार पर मतदान व्यवहार, मंत्रिमंडल के निर्णयों में जातिगत प्रतिनिधित्व, जातिगत दबाव समूह है, जाति और प्रशासन, राज्य की राजनीति में जाति। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। कल तक सुरक्षित रहिए।